हाय चिल्ड्रेन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। तो यहाँ ये चैप्टर में हम टॉपिक है आज का रेवेन्यू पॉलिसी। पिछले टॉपिक्स की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट के बारे में। तो पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो प्री ब्रिटिश टाइम में, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो टैक्स लगता था, लैंड पे जो टैक्स लगता था, जैसे मान लीजिए ये अगर लैंड है तो इसका जो 1/6 या 1/3 पार्ट है, मतलब इस लैंड पे जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होंगी उसका प्रोडक्शन जितना होगा उससे 1/6 से 1/3 के बीच में रेट ऑफ टैक्स लगता था। पर कंपनी का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ तब काफ़ी रेडिकल चेंजेस आए इस पॉलिसी में, क्योंकि कंपनी का फोकस था कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो गवर्नमेंट का अमाउंट होगा, मतलब जो उनका अमाउंट होगा सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यू से कलेक्ट करना चाहते थे। तो ऑक्यूपेशनल एरियाज़, जो भी ये सारे ऑक्यूपेशनल एरियाज़ थे, जितनी भी लैंड्स थी, उन्हें एक तरह से कंपनी ने एस्टेट्स की तरह ट्रीट किया। तो कंपनी ये लैंड से जितना भी इनकम मिलता था, जितना भी एक लैंड का जितना भी इनकम होता था, कंपनी वो पूरा लेती थी एक्सेप्ट लेबर्स के वेजेस। जो भी कल्टीवेटर्स होते थे उनकी जो सैलरी होती थी, उनकी जो तनख्वाह होती थी वो दे दी जाती थी, और जो क्रॉप्स ग्रो करने में एक्सपेंसेस लगे हैं वो दे दिए जाते थे। उसके अलावा सब कुछ कंपनी का ही होता था। बाद में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस कराया एक 5 ईयर सेटलमेंट, जहां लैंड दी जाएगी हाईएस्ट बिडर को। मतलब एक अगर लैंड है तो उसकी बोली लगाई जाएगी, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड करेगा उसे वो लैंड दे दी जाएगी। ये 5 ईयर मतलब फॉर 5 ईयर्स। पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये फेलियर हो गया। तो एनुअल सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एनुअली। अब सेकंड है बैकग्राउंड का सेकंड पार्ट है कि मर्चेंट्स जो थे वो चाहते थे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ में जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो अपने फ़ायदे के लिए चाहते थे कि या तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कट डाउन कर दिया जाए या फिर अबॉलिश ही कर दिया जाए, और इससे कंपनी को जो भी नुकसान होगा उसको कॉम्पेंसेट किया जाए लैंड रेवेन्यूज़ बढ़ा करके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपना फ़ायदा देखने के लिए लैंड रेवेन्यूज़ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और अब लैंड रेवेन्यूज़ बढ़ने लगे तो फार्मर्स, पेजेंट्स जो भी थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हुआ, लीडिंग टू फेमाइन, जिसमें से कि फेमस है ग्रेट फेमाइन ऑफ 1770, जो कि हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब बिहार और बंगाल सब मिक्स, जो पहले यूनाइटेड बंगाल था, वो। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी नॉवेल आनंद मठ में। नेक्स्ट, अब ये सब जब होने लगा, एनुअल सेटलमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, एनुअल सेटलमेंट भी फेलियर ही समझो हो गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को असाइन कर दिया गया एक परमानेंट सिस्टम का पता करने के लिए, एक परमानेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश किया परमानेंट सेटलमेंट 22 मार्च 1793 को। अब इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि ये एक 10 ईयर सेटलमेंट है।
अनलाइक दो 5 ईयर और एनुअल सेटलमेंट नहीं, ये एक 10 ईयर सेटलमेंट था, जहाँ पर कि जो ज़मींदार होते थे तो एक 10 ईयर सेटलमेंट था। और लैंड किसे दी जाती थी? लैंड राइट्स किसके पास होते थे? ज़मींदार के पास। तो ये सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट एक और सेटलमेंट, कुछ साल बाद एक और सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, रियोतवारी सेटलमेंट। तो अब रियोतवारी सेटलमेंट में किसके पास होते थे? रियोट्स के पास राइट्स होते थे, लैंड राइट्स, मतलब लैंड के जो भी ओनर्स थे वो रियोट्स होते थे। अब रियोटवारी सेटलमेंट कैसे डिफरेंट है परमानेंट सेटलमेंट से, ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि परमानेंट सेटलमेंट 10 ईयर्स के लिए होता था और ज़मींदार के पास राइट्स होती थी इसकी। तो रियोटवारी सेटलमेंट में सेटलमेंट एक 30 से 40 ईयर्स के पीरियड के बीच बनाया जाता था। 30 to 40 ईयर्स के पीरियड के लिए ये सेटलमेंट बनाया जाता था और इसमें कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होती थी। तो कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं होती थी, मतलब जो पे करना होता था रियोतवारी सेटलमेंट में तो डायरेक्टली अथॉरिटी को करना होता था। ये नहीं होता था कि आप किसी और को पे करेंगे और वो अथॉरिटी को जा कर के। तो ये सिस्टम इस रियोतवारी सेटलमेंट में नहीं होता था। तो ये एक मेरिट भी है इस सेटलमेंट का, पर साथ ही कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि जैसे कोई परमानेंट टेन्योर गारंटी नहीं किया जाता था कि कोई परमानेंट टेन्योर है इसके लिए। अनलाइक द परमानेंट सेटलमेंट, इसका कोई परमानेंट टेन्योर नहीं होता था। और जब रीसेटलमेंट होता था, जब इस सेटलमेंट के बाद रीसेटलमेंट होता था, सेटलमेंट ख़त्म होने के बाद रीसेटलमेंट जब होता था तो रेंट इंक्रीज कर दिया जाता था। और अगर पुराने राइट को अगर एंड इफ द ओल्ड राइट्स रिफ्यूज टू पे द पेमेंट, तो उसे एविक्ट कर दिया जाता था, उसे निकाल दिया जाता था। तो एक तरह से इस केस में राइट्स का जो राइट है एक टेनेंट की तरह था, एक किराएदार की तरह उसे रखा जा रहा था। और रेट ऑफ टैक्स भी इसमें काफ़ी हाई था। जहां परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार एक प्राइवेट पर्सन था, यहाँ पर अथॉरिटी ही लैंडलॉर्ड थी। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो रियोट्स जो होते थे वो कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इसलिए ये सब इसके डिसएडवांटेजेस थे। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आई विल कम अप विद सून। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जो कि आई विल कवर अप सून। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ओके बाय।